जहां पांचवें चरण का रण लगातार जारी है। बिहार में 9 बजे तक 8.86% मतदान हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है इन 8 राज्यों का। आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 7.63% मतदान हुआ है। इसी के साथ झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 11.68% मतदान हुआ है। लद्दाख में 10.51% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.33% मतदान हुआ है। ओडिशा में 9 बजे तक 6.87% मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश में 12.89% मतदान हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हुआ है। तो 8 राज्य बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और 49 सीटें हैं और इस दौरान जो वोटिंग परसेंटेज इन राज्यों के हिसाब से सामने आए हैं 9 बजे तक, वो हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 7.63% मतदान हुआ है। झारखंड में 11.68% मतदान हो चुका है। वहीं लद्दाख में 10.51% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 6.33% मतदान हुआ है। ओडिशा में 6.87% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर जो मतदान जारी है वहां पर 12.89% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान। तो 5वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। लोकतंत्र के महापर्व में 5वें चरण का रण लगातार जारी है, जहां उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का मतदान हम आपको बता रहे हैं क्या क्या प्रतिशत रहा है। बांदा में 9 बजे तक 14.57% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 12.73% मतदान हुआ है। फैजाबाद में 9 बजे तक 14.0% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 9 बजे तक 14.28% मतदान हुआ है। गोंडा में 9 बजे तक 9.55% मतदान हुआ है। हमीरपुर की बात कर ले तो 13.61% मतदान यहां पर हुआ है। झांसी में 14.26% मतदान हुआ है। जालौर में 12.80% मतदान हुआ है। कैसरगंज में 13.04% मतदान। तो लगातार वोटिंग परसेंटेज कौशाम्बी में 10.49% मतदान हुआ है। लखनऊ में 10.39% मतदान हुआ है। वहीं मोहनलालगंज में 13.8% मतदान हुआ है। रायबरेली में 13.60% मतदान। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जहां कई दिग्गजों की साख इस 5वें चरण में दांव पर है। बिल्कुल, देखिए 5वां चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात अगर 49 सीटों की करें तो बेहद ही खास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कई दिग्गजों के साख दांव पर है और ऐसे में आज लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन, वो पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो खुश हूँ। मैं नागरिक के नाते मेरा अपना वोट दिया और मैं आह्वान करता हूँ देश के हर नागरिक को कि विश्व के सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र इस देश में चुनाव चल रहा है, महान पर्व है, सब इसमें शामिल हो, अपना मतदान दे। और मैं खुशी इसलिए हूँ कि लोगों का, देश का लोग, यहाँ का लोगों का मूड बन चुका है। उन लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी इस देश का राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री होना चाहिए और चारों तरफ पद्म फूल के निशान पर वोट मोहर लगा रहे हैं। और दूसरा बात, उड़ीसा में भी लोगों का मन बन गया है कि किसानों 3100 मिलेगा पेड़ी के कीमत, 50,000 महिलाओं को वो मिलेगा, वाउचर मिलेगा 2 साल के लिए और 3,000 का वार्धक्य भत्ता होगा। इसलिए लोगों का मूड तो बन गया है कि उड़ीसा में भी वो लोग चाहते हैं परिवर्तन। दिल्ली में मोदी का सरकार तो बनेगा और मैं तो खूब आशावादी हूँ। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप बहुत से मात्रा में आप जीत के आएंगे चुनाव में। उड़ीसा में भी परिवर्तन का लहर है, सुनामी है। उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। दिल्ली में मोदी, उड़ीसा में भाजपा सरकार, डबल इंजन का सरकार इस चुनाव के बाद बनने जा रहा है। 217 नंबर बुथ रे आमे मोर मतदान प्रकाश करी निश्चित भाव आज गणतंत्र महान पर्व है। समस्ते आसिकिना निजर गोटे गोटे मत से मैंने दौन जेनटा आगे आमर भविष्य लगे जेनटा आम सरकार गठन करमा आम अंचल के विकास पथरे 5 बरस आगे नहीं किना जिमा। तो मुझे समस्त को यहाँ अपील करमी कि सेमाने जेन गणतंत्र ताको अधिकार देछे, आम संविधान जहाँ ताको अधिकार देछे से माने आसिकिना निज मत साब्यस्त करूँ। हमारे यहाँ अच्छी हैं, व्यवस्थाएं बेहतर हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। वोटर्स बड़े आराम से अपने वोट्स को कास्ट कर रहे हैं। पूरे मंडल में 3 जिलों में इस समय इलेक्शन चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शंस की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अयोध्या जिले के लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि 9 बजे तक 14.38% वोट पड़ चुका है। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या के मंडल आयुक्त और डीआईजी द्वारा अभी बीकापुर पोलिंग बूथ पर निरीक्षण किया गया। यहाँ की स्थिति जानी गई। उन्होंने बताया कि समान रूप से, सुचारू रूप से
जिले में अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ में कुछ मतदाता भाई लोग जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मतदान करके इनको कैसे अच्छा लग रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, आशीष द्विवेदी। जी, मतदान आपने कर दिया? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? विकास के नाम पे वोट दिया गया है। जी, ठीक। क्या नाम भैया आपका? पप्पू गुप्ता। जी, मतदान कर दिए आप? जी, मतदान कर दिया। कैसा रहा मतदान आपका? मतदान बहुत अच्छा रहा। मतदान करने से वो बहुत उत्साहित होते हैं कि हर वर्ष या 5 साल पे जो भी मतदान हो उसमें सबसे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जी, क्या नाम भैया आपका? जयप्रकाश यादव। जी, मतदान कर दिए भैया आप? अभी नहीं करने जा रहा हूँ। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कपिल मंगल सौधन। आपने मतदान कर दिया? मतदान कर दिया। बहुत अच्छा लगा मतदान, बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है। जय श्री राम। आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मतदाताओं के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। राम जी व्याप्त पूरे देश में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वीं जगह मतदान आज जालौर में 20 मई को होना। इसको लेके सुबह से ही जो मतदाता वो जागरूक दिख रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। या 3 प्रत्याशी मैदान में, भानु प्रताप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी से नारायण दास और बहुजन समाज पार्टी से शंकर गौतम, 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। और मतदाता वो जागरूक। मुद्दा विकास का है और देश की सुरक्षा की बात है। व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्थाएं ठीक हैं, थोड़ी मतदान स्लो चल रहा है और महिलाएं और पुरुष एक ही लाइन में लगी हुई हैं। अनुपात का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या अनुपात से मतदान करा रहे हैं। हाँ, अगर ये स्लो मतदान चलता रहा तो वोटिंग कम भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि महिला मतदाताओं का कहना है कि मतदान स्लो चल रहा है, और लोग जानते हैं कि व्यवस्थाएं क्या है। क्योंकि सुबह से ही जो मतदाता वो जागरूक दिख रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। जो मतदान होता है उसके लिए जागरूक दिख रहे हैं, और लोग जानते हैं कि जो मत होता है कितना उपयोग है। मतदान यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे जानना चाहते हैं। प्रधान जी, आप सुबह से मतदान चल रहा है, क्या कहिए? बहुत बढ़िया तरह शांतिपूर्वक चला। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था है, पानी है, छाया है, ये सब चीज की व्यवस्था है, खाना पीना सब व्यवस्था है। प्रधान जी कहना है खासतौर से व्यवस्था है। चाक चौन में यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, तो कहने की व्यवस्था है। चाक चौन देखने वाले लोगों को जानना चाहते हैं। भैया, आप मतदान करने आए हैं, क्या कहेंगे? जी, योगी जी अच्छे काम कर रहा है, हमारे मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। विकास के मुद्दे हाँ हमारे हित में काम कर रहा है, इसलिए हम उस पर जो है भैया कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर मतदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता वो जागरूक दिख रहा है, विकास को लेके मतदान कर रहा है। यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता वो सुबह से तांता लगा हुआ है, मतदान करने पहुंच जाए। चिलचारी धूप भी है, धूप के बाद भी मतदाता पहुंच जाए, अपने मत का उपयोग कर। दिलीप प्रसाद, रामजी व्यास, नंबर 10 जालौन। तो चलिए, 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको नाम से रूबरू करा देती हूँ। अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। डॉक्टर धनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ रजा रिजवी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ अमिताभ जी आपके साथ। आज देखिए 5वें चरण की बारी है, और शुरुआत में उत्तर प्रदेश से ही कर लेती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाता है लोकसभा के चुनाव में। ऐसे में आज जो 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर 2019 की बात करूं तो 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन साथ में है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है, तो क्या ये जो वोट मार्जिन है वो भी ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा? और ऐसे में अब इन 13 सीटों के मुकाबले बीजेपी कितनी सीटें जीतने के लिए आगे बढ़ सकते? फिलहाल क्या विश्लेषण आपका कह रहा है इस 5वें चरण के लिए? नहीं, आज का बहुत टफ है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सीटें उसके पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जी। तो उनको सारी सीटों को बचाए रखना और आगे बढ़ना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो कोशिश करेगी कि 14 की 14 सीटें हमारी हो। रायबरेली पे उन्होंने, चूंकि राहुल जी वहाँ पे हैं, तो उन्होंने बहुत शक्ति भी झोंकी हुई है। अंदर खाने काफी मेहनत भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि आज बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आज चुनाव के मैदान में हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष भी जो है वो भी खूब जोर लगाया होगा, क्योंकि सारे बड़े चेहरों पे ज्यादा जोर लगाया जाता है, ज्यादा फाइट होती है। जहां बड़े चेहरे होते हैं वहां दोनों पक्ष जो होते हैं बहुत कस के जो दम लगाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव पे काफी काम किया है। बहुत शुरुआत से काम कर चुके थे, बूथ लेवल तक वो लगातार जो है
उनके बड़े से लेकर छोटे नेता आपने देखा कैसे मेहनत कर रहे थे। विपक्ष के लिए एक जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये रहा था कि इन्होंने बहुत देर से शुरुआत की और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतियां थी। जब समन्वय की बात हो रही थी, एक साथ मिलकर लड़ने की बात हो रही थी, पार्टी के उम्मीदवार तय करने की बात हो रही थी, कौन कितने उम्मीदवार ले जाएगा, इन सब में उन्होंने इतना डिले किया। जो फाइनल चीज आप जो जानना चाह रही हैं कि क्या एक पार्टी के दूसरे के उम्मीदवार को दूसरे पार्टी के जो विपक्षी गठबंधन के सदस्य हैं, जो मतदाता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो समर्थन करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहीं पे कहीं कमी रह गई है। क्योंकि अगर जब तक आपके बड़े नेता साथ मिलकर के रोड शो, रैली, सभाएं नहीं करते हैं, तो नीचे जो कार्यकर्ता जो एकदम एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं, वो कैसे आपस में मिल के समन्वय में मिल बैठ के काम करेंगे? वो नहीं काम कर पाते हैं। मतदाता भी कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि भाई ये लोग जो है, हम लोग सचमुच हमारे मन मिल गए हैं और हम लोग को साथ मिल के लड़ना है। तो वहां पे मुझे लगता है विपक्ष के लिए कमी है और आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थितियां। ठीक है, आपके पास आते हुए धनोज कुमार जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 14 सीटें जो है 14 की 14 ही बेहद अहम है। इसमें से एक सीट करके हम सभी की बात करेंगे कि सीट करके सबसे पहले बाराबंकी की बात कर लेते हैं। बाराबंकी राजधानी की बेहद करीब और सीट की पहचान कई वजहों से रही है। यही कि हैदरगढ़ सीट से विधायक रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बार की हम बात कर ले तो बीजेपी ने राजरानी रावत पर यहाँ पर चुनावी दांव खेला है। पीएल पुनिया के बेटे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लग रहा है, किस तरफ जाती दिख रही है यहाँ की हवा? और पिछली 2 बार से जबकि बीजेपी यहाँ पर जीतती आ रही है, तो क्या इस बार हैट्रिक बनाने में कामयाब होगी बीजेपी? मतदान का जो है, जिन जिन लोकसभा में वो अपने घरों से निकले, शहर के लोग, गांव के लोग, और अपने मत का प्रयोग करे। और अब 2 लाइन से मैं शुरुआत कर आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, क्योंकि अपने मैं वरिष्ठ को सुन रहा था अभी। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। ये नेता और जनता के लिए ही है। ना आप दूर है ना हम करीब है, ना आप दूर है ना हम करीब है, फिर भी वर्षों से जनता गरीब है। We are talking about 80 crore people are living in below the poverty. हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहा है। अगर हम 80 करोड़ की बात करते हैं तो जेहन में तमाम पार्टियां आ जाती है। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की बात आ जाती, जो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि हम गरीबी मिटा देंगे। आज राहुल गांधी कहते हैं कि मैं खटाक से गरीबी मिटा दूंगा। लेकिन सवाल है कि वर्तमान में मोदी जी की सरकार जो राशन पानी तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी गरीबी को नहीं मिटा पा रहे। उनको सहारा तो दे रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि सहारा तो दे रहे हैं कि उनको राशन पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपको उदाहरण समझाऊं कि मजदूरी की जो मजदूर है उसको 400 रुपया मिलता है दिन का। वो 400 रुपया उसको राशन खरीदने से बचत हो जाता है। उस 400 रुपये से वो जो है नमक, तेल या सब्जी या मान लीजिए जो भी है उनके दिनचर्या में नमक, टूथपेस्ट, ये सब कर लेते हैं। लेकिन राशन पानी अगर नहीं मिलता तो वही 400 रुपया में उसको राशन भी खरीदना होता या उसको बहुत कुछ करना होता, तब वो तकलीफ के दौर से गुजरते। तो यहाँ उसके लिए एक राहत भरी बात है कि उसको कम से कम सरकार राशन दे रही। क्योंकि अगर यूपीए सरकार की बात कर ले, क्योंकि यह फूड का जो लाया है वो तो सरकार नहीं लाया, कांग्रेस सरकार ने लाया। लेकिन जिस तरह से आप और हम यहाँ पैनल पर बैठे सभी लोग जानते हैं कि पहले राशन की किस तरह से धांधली होती थी। डीलर जो है मार्केट में ही राशन ऊंचे दाम पर बेचकर चले आते थे और जो कंज्यूमर है उनसे कहते थे कि हमारा माल नहीं उठा। लेकिन आज ये सब कहने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कहीं से कहीं उठा सकता है और उनको माल मतलब राशन मिल रहा है। अब सवाल आता है, आपने बाराबंकी की बात करी, जो भी वहां का है, अगर मैं एक कहावत है जाति जाति नहीं, अगर भारत की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ जात प्रथा खत्म नहीं हो सकता। ना बीजेपी खत्म कर सकती, ना कांग्रेस। मैं किसी भी पार्टी को इसका श्रेय नहीं दे सकता कि वो जात बेस्ड चुनाव नहीं करती, ये मैं कह नहीं सकता। सभी जात बेस्ड चुनाव करती है, क्योंकि जब टिकट देने की बारी आती है तो आप यह देखिए कि उसी जात को टिकट देता जिस जात की लोकसभा में संख्या ज्यादा है या जिस जात की पकड़ ज्यादा है। ऐसे में आपने जो मुझे सवाल किया तो सवाल आता उत्तर प्रदेश का प्रशासक कौन है।
क्योंकि अभी मैं लगातार सुबह से कई चैनलों पर हूँ। अभी आपके चैनल पे हो सकता मैं भी फिर दूसरे चैनल पे जाऊंगा। मैं देखता हूँ कहीं पर जो है रोड, पानी, नाले को लेकर बहिष्कार किया गया। गांव की अगर मैं बात करूं तो प्रधान के नेतृत्व में बहिष्कार कर दिया। एक दो छिटपुट घटना ये है, लेकिन आप अगर परसेंटेज जो है 90% चुनावियों को आप यह देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नेटवर्क 10 देख रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने भी आवाज उठाया था कि जो लचर व्यवस्था है, जो पीने का पानी नहीं है, टेंट नहीं है, ले जाने के लिए बुजुर्गों को कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस जो चरण है, 5वें चरण में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि टेंट भी लग रहा है, कूलर भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चाहे मतदान कर्मी के लिए लग रहा हो या मतदाता के लिए लग रहा हो, क्योंकि मतदाता भी अंदर जाएगा तो वो भी वो ठंडी ठंडी हवा खाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपनी रिपोर्टिंग किया है। पत्रकार आज भी मुझे मौका मिलता तो उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ और लोगों से बेबाकी से पूछता हूँ। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की जो खत्म हुई। बिल्कुल, देखिए धनुष कुमार जी, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, आगे भी इस पर आपसे चर्चा करेंगे। गरीबी का मुद्दा आपने सबसे ज्यादा उठाया है कि आखिर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे यही हैं, असल मुद्दे यही हैं। भले ही राजनीतिक दल जो हैं कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मुद्दों को लेकर। ठीक है, रजा रिजवी जी आपके पास आती हूँ। देखिए राहुल गांधी ने आज ही पोस्ट किया है, वो कहते हैं कि नफरत की राजनीति से अब जनता ऊब चुकी है। असल मायनों में ये नफरत की राजनीति की परिभाषा है क्या, कैसे समझा जाए इसे? लगातार जो बड़े बड़े आरोप लगते रहते हैं क्योंकि संविधान को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ऐसे शब्दों का जिक्र किया जाता है तो उसका प्रभाव आखिर मतदाता के मन पर क्या पड़ता है? आपने बाराबंकी के पहले बाराबंकी का बता दूं, फिर उसको आम आपके वाइफ, लेकिन बाराबंकी आ पाया क्योंकि अच्छी सीट है। वहां से 2014 में जो है प्रियंका रावत जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 2019 में उपेंद्र सिंह रावत जीते थे, जिनको वोट मिला था 5,32,238 और तो जीते 1,09,745 वोट से। और उनके साथ में जो लड़े थे, मतलब सेकेंड राम सागर रावत जी लड़े थे सपा से, उनको 4,22,493 वोट मिला था। और तनुज पुनिया जो है कांग्रेस से लड़े थे, ये 2019 की बात बता रहा हूँ, 1,58,382 वोट मिला था पुनिया को। और इसमें नोटा भी दबा था 8,766। लेकिन जो ये 14 लोकसभा का चुनाव आज हो रहा है, 5वां लड़का, तो आप ये समझिए कि जो आज वोट डाले जा रहे हैं 20 मई को, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जो 14 के 14 टिकट है, खाली बाराबंकी में टिकट बदला है, लेकिन बाराबंकी में टिकट तो उपेंद्र सिंह रावत को घोषित किया था। लेकिन कोई चीज वायरल होने की वजह से उपेंद्र सिंह रावत ने अपना नाम वापस ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां जिला पंचायत की अध्यक्ष रही रानी रावत को जो है उन्हें उतारा है। और कांग्रेस और सपा गठबंधन ने तनुज पुनिया को उतारा है, और बसपा ने जो है शिव कुमार दोहरे को वहां से उतारा है। तो ये जो है तनुज पुनिया जो है वो पूर्व सांसद पीएल पुनिया के जो है वो जो है बेटे हैं। तो वहां का सिनेरियो जो है जरा से बिल्कुल बहुत साफ है, और रानी रावत भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, तनुज पुनिया भी मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट क्या होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन अब आप राहुल की जो बात पूछ रहे हैं, राहुल जो है वो अपना चुनाव जो लड़ रहे हैं वहां से रायबरेली से, तो रायबरेली जो है वो जाहिर सी बात है कि रायबरेली में इससे पहले इनकी माता जी का जो है वहाँ जीती थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक ही सीट। आज एक और बड़ी बात जरा से उसी क्रम में बता दूं जी कि जो 49 लोकसभा का चुनाव है भटनागर जी, इसमें 41 सीट जो है एनडीए के पास है, लेकिन इसमें 49 में से एक सीट खाली कांग्रेस के पास है, एक खाली वो रायबरेली। 49 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन में एक सीट, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 14 लोकसभा की सीट का चुनाव हो रहा है, 13 जो है बीजेपी जीती और एक कांग्रेस जीती। महाराष्ट्र में वो आज चुनाव जो हो रहा है 13 लोकसभा का हो रहा है, जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2019 में और 7 शिवसेना जीती थी। यही हाल पश्चिम बंगाल का है, आज 7 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 4 टीएमसी मतलब जीती है 2019 में। और यही हाल बिहार में जो है 5 या 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एक जेडीयू एक आरडी। और झारखंड में 3 की तीनों सीट जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी लेके गई है।
कांग्रेस खाली 1 सीट पाई थी, एलजेपी खाली 1 सीट पाई थी, जेडीयू 1 सीट पाई थी और नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस 1 सीट पाई थी, क्योंकि आज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में भी एक एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आज उड़ीसा में भी जो है वो 35 जो है विधानसभा क्षेत्र का भी चुनाव हो रहा है। एक ये भी आपके जो है व्यूअर्स को जानने की जरूरत है कि वो जाने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, खास कर लेकर के, जो कि जैसे आप कैसरगंज देखेंगे तो कैसरगंज में बिल्कुल लास्ट उन्होंने 12-15 दिन पहले ही टिकट का अनाउंस हुआ, जबकि ब्रजभूषण 2014-2019 में वहां से जीते थे। 2019 में ब्रजभूषण जो है 5,81,358 वोट पाए थे, जीते थे वो 2,61,601 वोट से, और वहां से बीएसपी लड़ी थी, सपा और बसपा का गठबंधन था, तो वहां चंद्रदेव राम यादव जी हारे थे बीएसपी से, लेकिन उनको वोट मिला था 3,19,752, और विन्नू पांडे जी वहां कांग्रेस से लड़े थे, तब वोट था उनको, जबकि विन्नू पांडे जो है कैसरगंज से एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ठीक है रजा रिजवी जी, तो लगातार तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास तमाम पार्टियां कर ही रही हैं। हरि जोशी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सवाल आप ही से, कैसरगंज सीट की बात हो रही है। कैसरगंज सीट ये वो सीट है जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है यहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देना, उनका टिकट काटना, उनका प्रभाव जो है आसपास के कई इलाकों में देखे गए, बस्ती इलाके में, अयोध्या इलाके में उनका काफी अच्छा प्रभाव रहा है, और उनका टिकट काटते हुए उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि उनके बेटे को टिकट देना क्या बीजेपी को फायदा दिला पाएगा? क्या जो प्रभाव ब्रजभूषण शरण सिंह का जो आसपास के इलाकों में कैसरगंज सीट पर है वो जारी रहेगा, कायम रहेगा? हरि जोशी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद आपकी आवाज जो है वो म्यूट है। हरि जोशी जी, इसको एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी, क्योंकि लगातार जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम गंभीर चर्चा हो रही है कि आखिर 8 राज्य और उसकी ये 49 सीटें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या समीकरण बिगड़ते बनते यहाँ पर नजर आ रहे हैं? नेक टू नेक फाइट एनडीए वर्सेस जो है वोट करना ना भूलें, क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली, हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं बाद में कि ये काम नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, तो आज हमारा जो है यह फैसला करने का दिन है। आपका एक वोट जो है आपका भविष्य तय करता है, तो देश को बचाएं। जी अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे, जहां मुलायम सिंह यादव की बहू हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक वोट आपका कितना ज्यादा कीमती है, उस एक वोट की भी कीमत को आप समझिए, और इसके लिए मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि जरूर अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 8 राज्यों में 49 सीटों पर लगातार ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो खास जानकार है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। पांचवें चरण का रण लगातार जारी है। इस बीच क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। जहां बिहार में 9 बजे तक 8.86% मतदान हुआ है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 7.63% मतदान हुआ है। झारखंड की अगर बात की जाए 9 बजे तक, तो झारखंड में 11.68% मतदान हुआ है। लद्दाख की बात की जाए 9 बजे तक तो 10.51% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.33% मतदान हुआ है। ओडिशा में 9 बजे तक 6.87% मतदान हुआ है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हुआ है। तो पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्य 49 सीटें, बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है। कई दिग्गजों के साथ दांव पर है। राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री इस बार मैदान में उतरे हुए इस चरण में। तो इसी के साथ
उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर ही मतदान लगातार जारी है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज लगातार आपको बता रहा है। अमेठी में 9 बजे तक 13.45% मतदान हुआ है। बांदा में 14.57% मतदान हुआ है। वहीं बाराबंकी में 12.73% मतदान हुआ है। फैजाबाद में 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। वहीं फतेहपुर में 14.28% मतदान हुआ है। गोंडा में 9.55% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 13.61% मतदान, वहीं झांसी में 14.26% मतदान हुआ है और जालौन में 12.80% मतदान हुआ है। कैसरगंज में 13.04% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 10.49% मतदान हुआ है। लखनऊ की बात कर ले तो 10.39% यहाँ पर मतदान हुआ है। मोहनलालगंज में 9 बजे तक 13.86% मतदान देखने को मिला है। रायबरेली में 13.60% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 14 सीटें बेहद अहम, 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान लगातार जारी, जिस बीच लगातार वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में 12.73% मतदान हुआ है। फैजाबाद में 14% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 14.28% मतदान हुआ है। लगातार ये वोटिंग परसेंटेज आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लगातार तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं आज आखिर इन 8 राज्यों की सियासत क्या कुछ कह रही है। हरी जोशी जी, सीधा आपके पास आती हूं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन यहां मैं बिहार राज्य का भी जिक्र करूंगी। एक वक्त था जहां बिहार में लगातार लालू यादव के इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी, लेकिन क्योंकि हाजीपुर सीट जहां चिराग पासवान उतरे हुए हैं, पीएम मोदी जब उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो जमकर उनकी सराहना करते हैं। कैसा मुकाबला आप बिहार की इन 5 सीटों पर आज देख रहे हैं? देखिए, बिहार में चिराग पासवान की सीट है, वो रामविलास पासवान तो अब नहीं है। अब मैं सवाल आपका ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी बिहार में मुकाबला जो है वो सीधा सीधा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन चल रहा है जी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल हैं, साथ में उधर कांग्रेस, वामपंथी और इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा उनका है, आरजेडी है। तो वहाँ रोचक मुकाबला है पिछली बार की तुलना में। वहाँ देखिए इस बार टर्नआउट कैसा रहता है, ये शाम के 5 बजे तक पता चलेगा, लेकिन मुकाबला रोचक होगा जी। ठीक है, आपके पास आते हुए अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से बिहार की हमने बात कर ली, एक बार महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी सियासत अपने चरम पर है। हमने बीते 2 सालों में देखा किस तरीके से यहाँ की सियासत लगातार गरमाई हुई थी। एनसीपी की बात कर ले, शिवसेना की बात कर, लगातार 2 धड़ों में बढ़ते नजर आए। महाविकास आघाड़ी में भी सरफुटौल की स्थिति हमने देखी। संजय निरुपम लगातार बयान दे रहे थे। इस बीच 13 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है और पीयूष गोयल यहाँ से मुंबई नॉर्थ सीट से चुनावी मैदान में। किस तरीके से देख रहे हैं आप 13 सीटों का समीकरण? महाराष्ट्र में इस बार बहुत ही जो है विकट परिस्थिति है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 पार्टियां टूटी हैं और 2 पार्टियां टूटने के बाद वो जिस तरह से उन्होंने वो सरकार में शामिल हुआ है, एक धड़ा और एक धड़ा जो है विरोध में है, तो उस लिहाज से कहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वो सत्ता में भी है और वो काम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन मराठी जनता जो है उसका मन भापना अभी बहुत मुश्किल है। किसको वो पसंद करती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो हैं उनका एक अपनी पहचान रही है, वैसे ही शरद पवार की अपनी एक पहचान रही है। ये ठीक है कि अजित पवार जो है वो काफी वो भी पॉपुलर नेता हैं और ज्यादा काम संभालते, लोग भी उनको पसंद करते हैं। शिंदे ने जिस तरीके से काम किया है तो वो स्पष्ट करता है कि उद्धव ठाकरे के जो काम थे उससे लोग नाराज थे। निश्चित रूप से पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर काफी रोष था कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था, लेकिन टूटने के बाद और जब ये जो ग्रुप और समूह जो बना है उसके बाद जनता कैसे रिएक्ट करती है ये भापना अभी भी मुश्किल है। तो मैं मानता हूँ कि वहां पे कांटे की लड़ाई है, हर जगह कांटे की लड़ाई है। जो इसके उम्मीदवार जनता के बीच ज्यादा बेहतर काम किए होंगे, गए होंगे, उन उम्मीदवारों पे भी काफी कुछ मैटर करता है। अब केवल जो है एनडीए और विपक्षी गठबंधन के नाम पे मैटर नहीं करेगा, उन उम्मीदवारों पर भी काफी मैटर करेगा। तो वो रिजल्ट्स में हम ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे उसमें।
कि महाराष्ट्र जनता ने इन चुनावों में किसको अपना प्रेम दिया है। और पीयूष गोयल का तो पहला लोकसभा चुनाव होने वाला है ये। जी, वो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उनके काम को लेकर के देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम जो रहा है, जैसे रेलवे में काम रहा है, फिर कपड़ा मंत्रालय में काम रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वो काफी मेहनती और क्रिएटिव आदमी रहे हैं। उनको काफी बेहतर ढंग से एनडीए ने इस्तेमाल भी किया है उनके कामों का, तो उनकी सीट निकलने की गुंजाइश है। हालांकि पहली बार वो लड़ रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, देखिए सभी प्रत्याशियों का चयन बड़ी सूझबूझ के साथ किया गया है। रेल मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय उन्होंने संभाला है, यकीनन विश्वास उन पर है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ही मत मिलते हुए नजर नहीं आते हैं। अधीर रंजन चौधरी नहीं चाहते कि टीएमसी के साथ गठबंधन रहे, लेकिन इसी के साथ खड़गे कहते हैं जो आला कमान का फैसला होगा हम तो भाई वही मानेंगे। आज जब पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहां का ये मुकाबला कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा मुश्किल, कितना ज्यादा आसान, टीएमसी के लिए कितना मुश्किल, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है उसके लिए कैसे रहा? देखिए, उन्नति अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करती हैं तो वहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी है वो परिपक्व लीडर है। वो कांग्रेस के सदन में नेता, रेल राज्य मंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ पर उसका वजूद ही है अगेंस्ट ऑफ ममता बनर्जी। तो जब वजूद उसका अगेंस्ट ऑफ ममता बनर्जी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उससे सीधा मिलने जुलने का काम वो करते हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कोई भी अगर घटना दुर्घटना हो तो उस पर वो पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब वो एक अलग छवि है। क्योंकि आप यह देखिए कि जिस तरह से अभी जो बयान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, और उसके कालिक पोत दिया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, फिर आनंद फानन में वहाँ से होर्डिंग्स वगैरह हटाए गए। ये एक संदेश है कि हमें अधीर रंजन चौधरी पसंद है, लेकिन खड़गे पसंद नहीं है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुझे अधीर रंजन चौधरी पसंद है, लेकिन खड़गे पसंद नहीं है, क्योंकि खड़गे जो है वो कांग्रेस की वजूद की बात नहीं करते, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की वजूद की बात करते हैं। तो इसलिए, लेकिन जो वोट प्रतिशत है, अभी आप देखिए जितना भी चुनाव हो रहा है इस 5वें चरण में, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बंगाल में ही है। उसके 2 रीजन है। पहली बात, तमाम पार्टी एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, क्योंकि वहां जो है एक घटना घटी थी संदेश खाली। आप उस घटना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, क्योंकि अभी आप पूछ रहे थे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी ने झेला है तो महाराष्ट्र का झेला है। चाहे वो गुंडागर्दी का हो, आतंकवाद का हो, चाहे वो लूट खसोट का हो, चाहे वो एपिज्म का हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का हो, ये तमाम चीजों में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आगे रहा। क्योंकि तभी जाके बाला साहब ठाकरे का उदय हुआ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल बॉलीवुड पिक्चर की तरह ऑन द स्पॉट, क्योंकि इंदिरा गांधी भी उनसे परेशान रहती थी। बात अलग है कि दोनों में संधि हो गया, दोनों में विचार हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे खामियाजा के तौर पर, तब जाके बाला साहब ठाकरे का उदय हुआ, क्योंकि वो भी लाठी डंडा गोली बोली सबके साथ उन्होंने उदय किया। आज सवाल उठता है, आपने हमसे सवाल पूछा पश्चिम बंगाल में वहां की जनता वाकई शांति चाह रहे है, वहां की जनता उन्नति चाह रहे है, वहां की जनता विकास चाह रही है। और विकास आप देखिए, जो लोग कलकत्ता गए, मुझे तो घूमने का मौका मिला है, जो पत्रकार में जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ। आप यह देखिए कि इतने सालों से ममता बनर्जी है वहां पर, लेकिन आप देखिए एक वर्ग की उन्नति के सिवा दूसरे वर्ग की उन्नति नहीं हुआ। वहाँ इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नजर तमाम जो जात वर्ग के लिए समान होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ मतभेद है, जिस मतभेद के तहत वहाँ लेफ्टिस्ट भी उनसे नफरत करते हैं, कांग्रेस भी नफरत करते हैं। मैं वहाँ के क्षेत्रीय लीडर की बात कर रहा हूँ। ऐसे में भाजपा वहाँ तंदुरुस्ती से, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे नेता टूटकर भाजपा में आ गए और कहते हैं कि जब घर का लोग बाहर चला जाता है तो वो घर की सारी बुनियाद को लेकर जाता है। तो टीएमसी की बुनियाद को लेकर, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वहाँ जितने भी मजमूदार हो, बहुत सारे नेता है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दामन थामकर, बीजेपी उनसे एड़ी चोटी एक करके लड़ रही है, और उसकी खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो डायलॉग है खंबा खंबा अम्बा अम्बा तंबा तंबा, ये जो समझ में नहीं आता, ना आपको निशु जी, ना उन्नति जी, या हमारे अमिताभ जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको भी समझ नहीं आएगा ये खंबा खंबा तंबा तंबा, ये लंबा लंबा पता नहीं क्या होता। बंगाली तो मैं समझता हूँ, तो ये कौन सी बात है। लेकिन
एक नेता है देश में जो नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, वो सीधी बात करते हैं, वो सीधी बात मंच से करते हैं, जो समय बचता है वो सीधी बात रोड शो के द्वारा करते हैं। आज सबसे ज्यादा सक्रिय अगर भारत में कोई लीडर है तो एकमात्र लीडर है वो नरेंद्र मोदी, जो कि हर तरह से सक्रिय है। चाहे वो शिक्षा को लेकर बात कर रहा हूँ, बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की बात कर रहा हूँ, चाय पे चर्चा, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ममता दीदी का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और ममता दीदी की जुबान पर सबसे ज्यादा निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। समझा जा सकता है कि उनकी दिली तमन्ना क्या है। इस बीच अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। बिहार में 11 बजे तक 21.11% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 21.37% मतदान हुआ है 11 बजे तक। झारखंड में 11 बजे तक 26.18% मतदान हुआ है। इसी के साथ लद्दाख में 27.87% मतदान हुआ है 11 बजे तक। महाराष्ट्र में 11 बजे तक 15.93% मतदान हुआ है। ओडिशा में 11 बजे तक 21.07% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27.76% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 32.70% मतदान हुआ है। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और ये अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज लगातार हम आपको बता रहे हैं 11 बजे तक का अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 21.37% मतदान हुआ है। झारखंड में 26.18% मतदान हुआ है। लद्दाख में 27.87% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 11 बजे तक 15.93% मतदान हुआ है। वहीं ओडिशा की बात कर ले तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कहता है 21.07% मतदान हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में 27.76% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 32.70% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है हमने ज्यादा होते हुए देखा है। वही उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर भी 11 बजे तक का अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया। अमेठी में 27.20% मतदान हुआ है। बांदा में 29.25% मतदान हुआ। तो इस बीच आपको सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक ने क्या कुछ कहा है आज मतदान के दिन। पहले मतदान किया फिर जलपान की तरफ जाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम लोग पढ़े के लोग हैं, हम लोग मताधिकार का प्रयोग करें। लोगों को मैसेज दें कि पहले मतदान, फिर जो भी कार्य बाद में करें। वोटिंग परसेंट अच्छा होगा, अच्छी सरकार चुनेगी। सुना उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक को, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और तमाम अभिनेताओं को भी आपने देखा कि मतदान के पहले घंटे में ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। और इसी के साथ तमाम जनता से भी अपील करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार तमाम मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यूपी के सूचना निदेशक ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हम एक बार आपको फिर से सुनवाना चाहते हैं ताकि आप लोग भी जागरूक हो। सुनिए। पहले मतदान किया फिर जलपान की तरफ जाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम लोग पढ़े के लोग हैं, हम लोग मताधिकार का प्रयोग करें। लोगों को मैसेज दें कि पहले मतदान, फिर जो भी कार्य बाद में करें। वोटिंग परसेंट अच्छा होगा, अच्छी सरकार चुनेगी। तो लगातार ये चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। अमिताभ जी, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरीके से इस बार बात की जा रही है कि इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इस बीच मुद्दा एक ये भी है कि विपक्ष के पास लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो पेश कर पाए। और इसी को लगातार बीजेपी भुनाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं ना तो इनके पास चेहरा है, ना ही इनके पास एजेंडा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी इस बार कह दिया है कि इस बार इतनी कम सीटें आएंगी कांग्रेस के पास कि एक मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा ये विपक्ष यानी कांग्रेस। ये आशंका ऐसी ही है। इस बार कांग्रेस की सीटें पहले से कम होने जा रही है। मुझे लग रहा है 40 से भी नीचे ना चली जाए। जो हालात हैं वो तो यही कह रहे हैं, लेकिन चेहरा लेकर के बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि चिंतित होना चाहिए हमें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 2004 के चुनाव में भी चेहरा सामने नहीं था कोई, लेकिन कांग्रेस बढ़िया तरीके से जीती थी। जबकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी की थी, उसने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन उस दौरान जो गलतियां हुई थी इस बार मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वैसी बातें कर रही है, क्योंकि उस वक्त मीडिया में केवल चर्चा थी और लोगों को लग रहा था कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन घर घर तक जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस ढंग से नहीं किया था।
अब मैं देखता हूँ कि जिस ढंग से हर एक चुनाव में, चाहे छोटा है या बड़ा हो, मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस ढंग से चुनाव का प्रबंधन करती है, एक एक बूथ पे जाना, बूथ के लोगों से बात करना, घर घर पे जाना, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और लोगों तक बातें पहुंचाना, बार बार बातें पहुंचाना कि देखिए हमने ये काम आपके लिए किया है। क्योंकि ये बात मानी जाती है कि भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता जो है वो बहुत जल्दी भूल जाती है जो काम हुए हैं। पिछले 10 सालों में जिस ढंग से काम हुए हैं, उनका नतीजा तो ये होना चाहिए कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो मैं देख रहा हूँ। केवल स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से भारत का नाम हुआ है, जिस ढंग से भारत एक नई दिशा में चल पड़ा है, आर्थिक निर्भरता और स्वावलंबन के मार्ग पे चल पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है, रक्षा के मामले में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आप देखिए निर्यात के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में भारत पहुंच गया है। आप जीएसटी कलेक्शन देखिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर महीने दूसरे महीने रिकॉर्ड टूट रहा है। आप सेंसेक्स देखिए, ये सब व्यापार और अर्थव्यवस्था के परिचायक हैं, किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और चौथी बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं, तीसरी भी बन जाएंगे। जो उम्मीद थी कि 2030 तक बात हो रही थी, 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इन सब के नजरिए से देखें तो बड़ा व्यापक परिवर्तन है। इस व्यापक परिवर्तन का असर जो है वो आम जनता को समझ में आना चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत करती है, प्रधानमंत्री मोदी छोटे से छोटे चुनाव में जाके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो मोदी जी को आने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जानते हैं भारतीय जनमानस को, इस वजह से वो हर एक जगह सारे काम बार बार गिनाते भी हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। यहाँ की जनता अक्सर भूल जाती है, भावनाओं में बह जाती है। आपने देखिए सोनिया गांधी ने क्या कहा रायबरेली में जाके, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे भावनाएं कई बार काम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार जो है यहाँ पे लोग अपने लोग हैं या अपना बेटा है, अपना भाई है या अपनी पार्टी है, दुख झेलते हुए भी लगातार कांग्रेस को वोट करते थे। सालों गरीबी हटाओ और इन सब का ये चलता रहता था, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब आज आप बताइए, गाँवों में घर में बिजली पहुंचाना, घर में नल पहुंचाना, घर में गैस चूल्हा पहुंचाना, शौचालय देना, एकदम पूछ पूछ करके जैसे जो काम हो रहे हैं, अनाज जो दिया जा रहा है, ताकि आपको कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपका पेट आपको सोना पड़े। इसके पहले क्या होता था, वो अनाज सड़ करके और दारू के कंपनियों को बेच दिया जाता था औने पौने भाव से, और उसमें दलाली खाई जाती थी। उससे बेहतर है कि आम जनता को दिया जा रहा है उसमें। तो ये सब जो काम हुए हैं उससे आम जनता के जो है ना, उसका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, इससे सचमुच बेहतर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको, अच्छा रोजगार आप देखिए कैसे 5,000 से लेके 10 लाख तक का छोटे छोटे लोगों को दिया जाता है ऋण। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पे रोजगार की व्यवस्था है। केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है, उस भाव से निकालने की कोशिश जो हो रही है इस सरकार द्वारा, उसका बेहतरीन जो लाभ हम लोगों को दिखेगा। क्योंकि जब जनता मजबूत होने लगेगी, खुद कमाने खाने लगेगी, सरकार के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, तो इकोनॉमी में उसका भी योगदान होगा और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से एकदम ग्रास रूट लेवल जो कहते हैं, तृणमूल स्तर से बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आपने बहुत ही खूब बात कही है कि किस तरीके से भावना भी मैटर करती है और काम भी मैटर करते हैं। किस पर जनता ब्लू टिक देती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट, मुंबई में बॉलीवुड की हस्तियों ने वोट डाला है, साथ ही लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। सुनिए। सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही डाल। Very much concerned about that. So we have done the maximum publicity for people to come and vote, and all over India, everywhere, all the celebrities have all. आज मुद्दे की बात करने की का टाइम नहीं है। आज बात करने का टाइम है कि सर्वाना बाहर हो, उन सबको बाहर आके वोट करना बहुत जरूरी है। मुंबई ने कभी 50%, 60% से ऊपर वोट किया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए और
हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम एनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफ कोर्स देश में जो प्रोग्रेस हो रहा है और आशा करता हूं कि वैसे ही होता रहे। मुद्दा नहीं, हमारा शहर खूबसूरत हो रहा है, इस शहर के लिए कर रहे हैं। मैं सब हर मुंबईकर को कहना चाहूंगी, हर देशवासी को कहना चाहूंगी कि अपना वोट जरूर इस्तेमाल करें। आज इतना अच्छा टर्नआउट दिख रहा है यहाँ पर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांट एवरी पर्सन टू यूज द डेमोक्रेटिक राइट्स टुडे। मुझे इस बार थोड़ा फर्क लगा, मैंने देखा कि जितने लोग जैसे आप बात कर रहे हैं सबने एक कोशिश की है कि नहीं इस बार आज नहीं कल जाएंगे, तो वो चाहे थोड़ा चेंज हो लेकिन वो चेंज है और उस बारे में मैं बहुत खुश हूँ। आज देश जो है वो इतनी प्रगति पे है, वो इसीलिए है कि हमारे लीडर जो है मोदी जी हैं। इसके पहले ये सब क्यों नहीं हुआ जो आज हो रहा है। केवल राम मंदिर निर्माण की बात नहीं है, न जाने कितनी चीजों की बात है। आज आप अपनी गाड़ी जब सड़क पे चलाते हैं तो आपको मजा क्यों आ रहा है, ऐसी सड़कें पहले क्यों नहीं थी। तो मैं देश में सभी युवा वर्ग को कह रहा हूं कि आप वोट जरूर दीजिए और मोदी जी को सपोर्ट करिए। देखिए देश कहां से कहां पहुंचेगा। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। तो देखिए तमाम बड़ी हस्तियां भी लगातार वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार जी, आपके पास आती हूं क्योंकि कई राज्यों की जो स्थिति आप बड़ी बखूबी समझा रहे हैं। तो उड़ीसा का मैं जिक्र करती हूं जहां 35 सीटों पर विधानसभा चुनाव, 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव। वहां पर मैं भी ग्राउंड जीरो पर गई हूं और वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं वहां की जनता जो है संतुष्ट नजर आती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वो कहते हैं इस बार बदलाव होगा। कितनी राह आसान आपको लग रही है? देखिए राह आसान नहीं है, फैक्टर समझना होगा। जो नवीन पटनायक है वो थोड़ा स्वस्थ है, पहले जैसे वो एक्टिव नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य उनको आरे हाथ आ रहा। और रह गई बात वहाँ बीजेपी के जितने भी नेता है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ क्योंकि एक मैं पत्रकार हूँ लेकिन मैं वो सब बातें नहीं करता, लेकिन आपको और आपके दर्शक को समझाने के लिए उड़ीसा जो है धर्म के मैटर में नंबर 1 चल रहा है। लोग बोल रहे हैं ना जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गए, लेकिन आज भी जो पुरी की अगर हम बात करें तो आप अगर श्रद्धालुओं के भी जनसंख्या को देखिए तो सबसे ज्यादा देश विदेश से लोग वही पहुंचते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है। दूसरी फैक्टर कि जो भाजपा के कई ऐसे कदावर नेता, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे उनके विधायक हो, वो सब एक्टिव है। और सबसे ज्यादा बस क्योंकि एक वार्तालाप हुई थी पटनायक जी को और ये मोदी जी की, लोग कह रहे थे कि दोनों एक साथ आएंगे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एन वक्त पर कुछ त्रुटि रही होगी जिस वजह से वो लोग आपस में अलग हो गए। तो इस बात का भी वहां पर चर्चा है। और जो एक्टिवनेस है खासतौर पर बीजेपी को लेकर, क्योंकि वो कोई भी वहां पर समुद्री इलाका है, वहाँ कोई भी आपदा आता है तो केंद्र सरकार ही वहाँ पर सबसे ज्यादा सहायता करती है, चाहे वो 1000 करोड़ हो या फिर जो भी करोड़ों की बात करिए, सारी योजना और बहुत सारी चीजों को देकर उड़ीसा को केंद्र सरकार, इसलिए मोदी वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। वहाँ लोग चर्चा परिचर्चा में मोदी जी को स्थान दिए हैं, इसलिए वहाँ टक्कर जो है कांटे की है। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन अगर वही नवीन पटनायक जी स्वस्थ होते, एक्टिव होते, क्योंकि वो पहले स्वस्थ थे तो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते थे, गाड़ी लेकर उड़ते थे लोगों में जाके। दूसरी बात, वहाँ जो है डायलेक्ट स्पीच, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को वहाँ ज्यादा मान्यता है। जैसे अभी हमारे बता रहे थे हमारे जो समूह के लोग, मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में भी ठेठी जो बोल दे, भोजपुरी जो बोल दे, तो उनको जैसे अभी आप देखिए बिहार में आकर आप इंग्लिश में बोलिए, अच्छा आप मान लीजिए आप हिंदी में बोलिए, कोई असर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा का हाल बा, तो आपको तो वो बिल्कुल आप समझिए कि जहाँ आपको नमक रोटी खिलाने की बात चल रही थी, वहां पर तो आपके लिए सेब संतोला काजू किशमिश सब पहुंच जाता है। तो ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा फैक्टर ये मान्यता वहां पर है। और इस बार बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो डायलेक्ट स्पीच वाले को दिया, जो वहां पर उड़िया बोलता है उनको दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। और वहाँ की जनता भी इस बार पसंद कर रही है मोदी जी को ज्यादा, क्योंकि मैं फैक्टर बता दिया कि केंद्र ज्यादा मुसीबत में सहायता करती है। ये बात नवीन पटनायक जी भी बोले हैं। और आप देखिए सदन में जरूरत होती है किसी बिल पर तो पटनायक जी भी साथ देते हैं भाजपा का कि भैया ये अच्छे बिल है, ये भारत के संदर्भ में, भारत के तरक्की में। तो जब बात होती है, जब बात शुरू होती है भारत की उन्नति, तरक्की और विकास की,
तो वहां पर जनता मजबूर हो जाते हैं भारत के साथ जाने के लिए, क्योंकि हम अब देखना होगा कि किसको कितना फायदा मिलता है। तमाम मुद्दे तमाम पार्टियां उठाती नजर आ रही। हरि जोशी जी आपके पास आते हुए, हरि जोशी जी देखिए जिस तरीके से इस बार का चुनाव चल रहा है इसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच बात यह भी है कि महिला वोटर के बारे में, कि महिला वोटर जो है वो बीजेपी का साइलेंट वोटर कही जाती है। तो इस बार क्या लग रहा है, महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता बनती नजर आएंगी? देखिए, दो तरीके से महिलाओं का वोट पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। एक पड़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और एक पड़ रहा है महंगाई बेरोजगारी महंगाई के लिए खासतौर से। तो जो महिलाओं का महंगाई के लिए वोट पड़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर का वोट पड़ रहा है वो योगी जी के समर्थन में पड़ रहा है। तो ये वोट मिक्स है और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस पैटर्न के साथ मतदान हो रहा है। चूंकि हमारे पास में कोई ऐसा कोई फैक्ट चेकर नहीं है जिससे हम ये निकाल सके कि कितना प्रतिशत किसको और कितना प्रतिशत। अगर हवाई बात करनी है तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे दो हैं महिलाओं के पास में। एक तो मुद्दा है कि वो कहती हैं कि हम रात के 1 बजे भी निकल जाते हैं घर से, पहले नहीं निकल पाते थे। एक ये बात है महिलाओं में। महिलाएं जिस मुद्दे पर बात कर रही हैं और ये महिलाओं की जुबान से निकले हुए शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। और दूसरा ये है, बोले भैया महंगाई इतनी हो गई है, हमारी रसोई नहीं चल पा रही है, बहुत मुसीबत में है, बहुत खराब स्थिति हो गई है। तो ये दो तरीके का महिलाओं में डिवाइडेशन है। अब कहाँ पर कौन सा है, किसका मत प्रतिशत अधिक है, किसका कम है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये थोड़ा बहुत डेप्थ में जाकर इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। जो संभावना हो जिसकी मेरे पास नहीं है कोई, मेरे पास डाटा भी नहीं है कोई। तो ये एक मुद्दा महिलाओं का है। दूसरा युवाओं का एक मुद्दा है। युवा जो है वो भी दो तरीके से वोट कर रहे हैं। उसमें एक तो मैक्सिमम वोट जो हो रहा है वो बेरोजगारी के लिए, पेपर परीक्षा लीक के लिए यूपी में चल रहा है युवाओं का। और दूसरा एक बिल्कुल देखिए, युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहते हैं और चुनाव के लिए लीड करते हुए भी नजर आते हैं। क्या इनका पक्ष रहता है ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। समय की कमी के चलते आप सभी का बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।